चलो आज के इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे। वो सिंपल सा चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग। इसमें जो चीज़ें सब पढ़नी होती है मैंने आपको इसमें चार्ट में बना दिया है। वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मनी एंड बैंकिंग में दो पार्ट है, एक में बेसिक मनी के बारे में बता रखा है, दूसरा बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है इसके बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले मनी के बारे में जो बात करेंगे, अल्टीमेट पर्पस जो होना चाहिए अपना वो मनी होना चाहिए। तो मनी में क्या चीजें पढ़नी है अपने को, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मनी, दूसरा डिमांड फॉर मनी, तीसरा है आपका सप्लाई फॉर मनी, और चौथा है बार्टर सिस्टम एंड डीमोनेटाइजेशन। ये चार चीजें तो आपको मनी के बारे में पढ़नी होती है। और बैंक के बारे में बहुत सारी बेसिक चीजें होती है, लेकिन आपको एग्जाम पर्पज के लिए जो पढ़नी है वो सिर्फ क्रेडिट मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई। ये दोनों क्वेश्चन में से एक चीज हमेशा पूछी जाती है, तो इनको आपको पढ़ना होता है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी जो होता है, इसके बेसिकली प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं वो आपके दो होंगे। उसके अलावा जो अगर आप कहीं पे कोई थ्योरम पढ़ते हो तो वो आपके उसके सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। एग्जाम के लिए इतने रिलेवेंट नहीं होते हैं कि फंक्शंस पूछे जाए। तो बेसिक आपको फंक्शंस याद रखने हैं, वो सिर्फ दो रखने। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अगर आप मार्केट में कोई गुड्स और सर्विस परचेज करते हो तो उसके बदले आप जो पेमेंट करते हो वो मनी में करते हो, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आता है। पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम भी हुआ करता था। आजकल सारी चीजें को ट्रांजेक्शन किसमें होते हैं, मनी में होते हैं। तो मनी का सबसे बेसिक वैल्यू क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा ये कि गुड्स को तो आप हो सकता है वो पेरिशेबल हो, उनको सेव करके नहीं रख पाओ, लेकिन स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोरेज ऑफ वैल्यू मतलब पैसे को आप जाओ जितना सेव करके रख सकते हो, कैश में भी रख सकते हो, अकाउंट में भी रख सकते हो। तो बेसिक मनी के दो फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वैल्यू में क्या होगा, आपका वैल्यू के रूप में जो गुड्स सेव करके नहीं रखे जा सकते, गुड्स खराब हो जाते हैं, लेकिन मनी को आप चाहो जितने टाइम पे स्टोर करके रख सकते हो। और भी अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेजर ये होते हैं, जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब किसी वस्तु की इकोनॉमिक यूटिलिटी कितनी है उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप मनी में मेजर कर सकते हो। ये इतने रुपए की है या इतने रुपए में इसको परचेस किया जा सकता है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे आपका मनी का फंक्शन हो जाता है। तो बेसिक दो याद रखने, बाकी आप मिसलेनियस अलग अलग पॉइंट्स फंक्शंस पढ़ सकते हो, पर एग्जाम के लिए दो ही इंपॉर्टेंट है। एक और मैंने एग्जांपल बता दिया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब हम लोगों को जब पैसों की जरूरत होती है वो पैसे हमें किस पर्पस के लिए चाहिए होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो चाहिए होते हैं वो डिमांड फॉर मनी हम किस पर्पस की वजह से करते हैं। तो हमें डिमांड हम पैसों की करते हैं, उसका हमारे पीछे सिर्फ तीन पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस जो होता है, हमें पैसे की जरूरत क्यों है, वो है ट्रांजेक्शन पर्पस। ट्रांजेक्शन पर्पस का मतलब ये कि हमें हमारे डेली नीड्स के लिए जो भी चीजें परचेस करनी पड़ती है, गुड्स और सर्विस चाहिए होते हैं, उनके बदले में हमें पेमेंट करना पड़ता है, और वो पेमेंट हमें मनी टर्म्स में ही करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें मनी की जरूरत होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, और वो हम गुड कहीं भी जॉब करके या बिजनेस करके अर्न भी करते हैं। तो सबसे पहला डिमांड फॉर मनी का रीजन होगा ट्रांजेक्शन पर्पस, कि हमें जितने जो गुड्स और सर्विस डेली नीड्स की चाहिए उसके लिए हमें ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा कंटिजेंसी पर्पस, ये इतना रिलेवेंट नहीं है। कितनी बार बुक्स में दो पर्पस ही होते हैं, ट्रांजेक्शन और स्पेक्युलेटिव, कितनी बार तीन पर्पस होते हैं। तो दूसरा एक और होता है आपका कंटिजेंसी पर्पस। ये होता है कि इन केस कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए आपको कुछ पैसा हमेशा रिजर्व में होना चाहिए, उसके लिए भी हम मनी की डिमांड करते हैं। तो वो एक्सेप्शनल चीजों के लिए या कोई ऐसा इवेंट हो जाए उसके लिए आपको इमीडिएट मेडिकल के लिए पैसे चाहिए हो, तो कंटिजेंसी पर्पस के लिए भी हमें पैसों की जरूरत रहती है। और हर एक फैमिली नॉर्मली कुछ पैसा हमेशा घर पे इमरजेंसी फंड में रखती है, तो वो आपका कंटिजेंसी पर्पस हो गया। और ट्रांजेक्शन पर्पस में जो होगा वो आपका डेली नीड्स के लिए पर्पस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पैसे की जरूरत है तो वो सिर्फ एक पर्पस के लिए हो सकती है, स्पेक्युलेटिव पर्पस। उसके लिए मतलब आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करके उस पैसे को और बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करो। तो तीसरा रीजन, जो भी पैसा आप बचेगा वो हमेशा एक पर्सन किसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे यूज किए जाएंगे वो पर्पस आपका कौन सा होता है, स्पेक्युलेटिव पर्पस। तो एक बार तो आपका था फंक्शन ऑफ मनी, दूसरा आपका था हमें डिमांड क्यों करते हैं हम। तो तीन रीजन है जिसकी वजह से हमें मनी की डिमांड करनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन पर्पस, कंटिजेंसी पर्पस फॉर कोई कैजुअलिटी या अचानक कोई दिक्कत आ जाए तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होता है,
स्पेकुलेटिव पर्पस, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, ये तीनों ही आपके क्या होंगे, डिमांड फॉर मनी। फिर इंडिया में रुपीज करेंसी इश्यू कौन करता है, तो करेंसी हमेशा इश्यू करता है आरबीआई। आरबीआई ने इंडिया में जो करेंसी इश्यू कर रखी है उसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी। और सप्लाई ऑफ मनी इंडिया में आज की डेट में कितना पैसा पड़ा है लोगों के पास कैश में या बैंक अकाउंट्स में या डिफरेंट फॉर्म्स में, उन सब की वैल्यू को काउंट करने के लिए आरबीआई ये 4 मेजर यूज करता है, जिससे पता चलेगी मार्केट में इंडिया में कितना पैसा सर्कुलेशन में है, तो उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ मनी। और उसमें मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आते हैं आपके सप्लाई ऑफ मनी पे। तो 2 पॉइंट हुए, फंक्शन ऑफ मनी, दूसरा डिमांड फॉर मनी। अब हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग ये है कि मार्केट में कितने रुपीज सर्कुलेशन में है, उसको आरबीआई जब काउंट करता है या उसकी रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करता है, तो 4 अलग अलग मेजर्स यूज करता है। सबसे पहले वो M1 यूज करता है। इसमें जो जो वैल्यूज आती है उसको आप लिख सकते हो CU प्लस DD प्लस OD। M1 में कौन सी करेंसी वैल्यूज आती है, जिसकी लिखा जाएगा CU प्लस DD प्लस OD। CU का मतलब होगा करेंसी नोट्स और कॉइन्स। जितना भी पब्लिक के पास अभी करेंसी नोट्स मार्केट में है या कॉइन्स मार्केट में है, वो सारे आपके CU में कवर होंगे। DD का मतलब होगा आपका, CU में सबका करेंसी हो जाएगा, आप C से भी डिनोट कर सकते हो, CU से भी डिनोट कर सकते हो। DD का मतलब होगा बैंक में ऐसा पैसा जमा जो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है, मतलब जब भी आप बैंक से डिमांड करोगे वो पैसा आप कैश में विड्रॉ कर सकते हो, उसको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। नॉर्मली आप इसको सेविंग अकाउंट पैसे समझ सकते हो, जब हम चाहे उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल के केस में या पर्सनल केस में तो सेविंग अकाउंट का पैसा, बिजनेस के केस में करंट अकाउंट का पैसा। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसे लोगों के जमा है उस पैसे को ऐड कर दोगे। हो सकता है मैं पैसा मेरे कैश में जेब में रखूं, हो सकता है मेरे सेविंग अकाउंट में रखूं, तो वो दोनों पैसे ऐड होंगे M1 में। तो अगर वो कैश में तो CU की डेफिनेशन में आ जाएंगे, अगर वो मेरे अकाउंट में है तो वो डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और कुछ पैसा अगर आरबीआई के पास पड़ा है जो सर्कुलेशन में नहीं है, या फिर बैंकों का पैसा, कुछ पैसा एज ए रिजर्व आरबीआई के पास पड़ा है, या फिर वो पैसा अभी तक सर्कुलेशन में नहीं आया है, तो पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है आप उसको भी ऐड कर सकते हो M1 के अंदर। और कुछ बुक में केवल CU प्लस DD लिखा होता है, कुछ बुक में CU प्लस DD प्लस OD लिखा होता है। तो नॉर्मली ध्यान रखना है, करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट जो मार्केट में अकाउंट में बैंक में पड़ी रहती है वो किस में आती है, M1। ये सबसे शॉर्टर फॉर्मेट है। इसमें कुछ चीजें और जोड़ोगे आप तो ये आगे चीजें बनती जाएगी। M2 जो होगा वो आपका होगा M1 जो फर्स्ट कैलकुलेशन आप कर रहे हो वही M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में काफी लोग सेविंग डिपॉजिट कराते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट होगी वो आपकी कौन सी होगी, M2 में आएगी। यहाँ पे हमने करेंसी नोट्स लिए थे और बैंक के अंदर जो डिपॉजिट है वो ली थी। इस केस में आप ये दोनों तो ले ही रहे हो, OD यानी तीनों चीजें तो आई गई, एक एक्स्ट्रा चीज और लेते हो पोस्ट ऑफिस की, तो उस वैल्यू को बोला जाएगा M2। ये सारे डेटा आरबीआई पब्लिश करता है। इसलिए M3 में क्या होगा, फिर M3 में बेसिक चीज ये होगी कि आपका M1 तो आएगा ही, यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं लेके टर्म डिपॉजिट विद बैंक लेते हैं। टर्म डिपॉजिट विद बैंक, आप बैंक में सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हो और FD अकाउंट भी खोल सकते हो, RD अकाउंट भी खोल सकते हो। FD अकाउंट और RD अकाउंट आपका डिमांड डिपॉजिट में नहीं आता है, तो जो फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा बैंक में जमा है वो आपका M3 में कवर होगा। इसलिए इसको सबसे ज्यादा ब्रॉड मनी माना जाता है, क्योंकि काफी पैसा मार्केट में लोगों ने FD में कन्वर्ट कर रखा है। तो M1 वाली चीजें आ जाएगी प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक आ जाएगा, तो इसको आप M3 बोलोगे। और लास्ट M4, इसमें सारी चीजें कंसिडर हो जाएगी। आप ध्यान से देखो तो M1 की चीजें कंसिडर हो गई और FD बैंक की कंसिडर हो गई, लेकिन इसमें पोस्ट ऑफिस रह गया। इसमें आपस पोस्ट ऑफिस कंसिडर किया तो बैंक की FD रह गई। अगर आप सारी चीजें कंसिडर कर लोगे तो वो आपकी कौन सी करेंसी मानी जाएगी, M4 मानी जाएगी, जिसमें CU भी आ जाएगा, DD प्लस OD प्लस पोस्ट ऑफिस प्लस टर्म डिपॉजिट विथ बैंक, मतलब FD RD वाला ये आ जाएगा। तो सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएगी। इसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ मनी, और इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। इससे भी आप इसको याद कर सकते हो, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो M3 के अंदर ये वैसे सारी चीजें आ गई,
प्लस पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा था तो M3 प्लस पोस्ट ऑफिस लिया तो वो चीज भी आपकी क्या हो जाएगी, M4। ये तीन चीजें हमने मनी के बारे में पढ़ ली। फंक्शंस ऑफ मनी में 2-3 फंक्शन याद करने, डिमांड फॉर मनी में 3 पर्पस, सप्लाई ऑफ मनी में आपके आरबीआई सप्लाई करता है, लेकिन आरबीआई जो सप्लाई करेगा उसको मेजर करने के 4 कॉन्सेप्ट है, M1, M2, M3, M4। M1 में बेसिक करेंसी आती है, पोस्ट ऑफिस जोड़ते हो तो M2 हो जाएगा, टर्म डिपॉजिट जोड़ते हो तो M3 हो जाएगा, और सारी करेंसीज जोड़ोगे तो आपका M4 हो जाएगा। इसके बाद मनी का एक कॉन्सेप्ट और है, वो है आपका बार्टर सिस्टम की डेफिशिएंसीज। जब ये मनी का इवॉल्व नहीं हुआ, ये चीजें नहीं बनी, उससे पहले इंडिया में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम की आपको 2-4 कमी हमेशा याद रखनी, डेफिशिएंसीज याद रखनी। तो सिंपल है, सबसे पहला तो इसमें आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत दिक्कत आती थी, कैसे भी इस चीज को वैल्यू करो। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि किस गुड्स के बदले कितना दूसरा गुड्स देना है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कोई फिक्स चीजें नहीं थी पहले। दूसरा लेक ऑफ कोइंसिडेंस था, लेक ऑफ कोइंसिडेंस था। वो कैसे, मुझे जिस चीज की जरूरत है वो अगले के पास हो तो अगले के पास भी वो जरूरत होनी चाहिए जो प्रोडक्ट मेरे पास हो, दोनों को एक दूसरे के प्रोडक्ट की जरूरत होनी चाहिए, वो था लेक ऑफ कोइंसिडेंस। तीसरा था स्टोर नहीं कर पाते थे, काफी चीजें पेरिशेबल होती थी तो स्टोरेज की दिक्कत थी। और अदर एक फैक्टर आप लिख के, कोई भी और फैक्टर जो आपको अलग अलग बुक में आप यहाँ से पढ़ते हो, तो कोई भी 4 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। जैसे कि अब कोई ऐसी चीज है जिसको आप डिवाइडेड इन यूनिट्स नहीं थी, तो वो चीज आप इसमें नहीं कर पाओगे। जैसे कि मुझे गेहूं परचेज करना है, इसके बदले में काऊ देना चाहता हूँ या कोई केटल देना चाहता हूँ, तो अब केटल अगर मैं जितना गेहूं परचेज कर रहा हूँ उसमें केटल की आधी वैल्यू बन गई है, तो आप उसको हाफ डिवाइड करके नहीं दे सकते। तो ये डिवाइडेशन की भी बहुत दिक्कत थी। जबकि आपके करेंसी में तो क्या है, आप कॉइन्स को कन्वर्ट कर सकते हो, रुपीज में रुपीज को कॉइन में अलग अलग वैल्यू में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 4 कमी आपको दिखनी है बार्टर सिस्टम की। और एक ये बेसिक चीज है डिमोनेटाइजेशन, हमेशा आपने पढ़ रखा है। 8 नवंबर 16 को जो हुआ था नोटबंदी 500 और 1000 रुपए की, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब कोई करेंसी गवर्नमेंट द्वारा लीगल टेंडर से बाहर कर दी जाती है तो उसको हम डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। इसके बारे में बेसिक चीजें आप रीड कर सकते हो। तो मनी के बारे में आपको सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है, फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी 3 पर्पस, सप्लाई फॉर मनी 4 पर्पस, बार्टर सिस्टम की डेफिशिएंसीज 3-4 डेफिशिएंसीज, और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए डिमोनेटाइजेशन के बारे में। तो आपका मनी वाला पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। साथ में इसके चैप्टर के नाम क्या है कि बैंकिंग है, तो बैंकिंग में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन को भी अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्पज से। तो आपका सिर्फ बैंकिंग वाला पार्ट बाकी है, ये वाले पार्ट हमने सब पढ़ लिए। सप्लाई ऑफ मनी भी हो गया और बार्टर सिस्टम की डेफिशिएंसीज, डिमोनेटाइजेशन वगैरह चीजें भी हो गई। अब ये है कि क्रेडिट मनी क्रिएशन वाला टॉपिक बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ये समझ नहीं आता है, तो इसको आप ध्यान से समझो ये किस तरह से चलेगा। एक वर्ड पहले आपको पता होना चाहिए, CRR, इन वाले टॉपिक्स में भी आएगा, लेकिन CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को कुछ पैसा जितना डिपॉजिट्स होती है उसका कुछ पैसा CRR में और कुछ पैसा SLR में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रखना पड़ता है। और इन दोनों में पैसे सेव रखने के बाद आप उसके बाद वो पैसा मार्केट में लोगों को लोन बांट सकते हो। क्योंकि बैंक का सबसे मेन काम क्या होता है, बैंक सबसे पहले तो आपसे डिपॉजिट्स लेती है और अगर ये सारी डिपॉजिट्स अगर वो लोन में बांट देगी, दूसरा इस पैसे को बैंक पब्लिक को क्या देती है, लोन देती है। तो हो सकता है कि सारा पैसा लोन को बांट दिया, अब वहां से EMI आने में टाइम लग सकता है और आपकी डिपॉजिट्स का अगर पैसे वापस मांगने गए तो हो सकता है बैंक के पास फंड की क्या आ जाए, शॉर्टेज आ जाए। तो RBI ने रूल लिखा रखा है कि आपकी जो डिपॉजिट्स है, जितनी भी डिपॉजिट्स उस बैंक ब्रांच में जमा है, जैसे 100 करोड़ की उसमें डिपॉजिट्स है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज कैश में, कुछ परसेंटेज सिक्योरिटीज में बैंक को हमेशा रखने पड़ेंगे। आइडियली ये एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 20% तक मान सकते हो आप। तो 100 करोड़ में से 20 करोड़ बैंक अपने पास हमेशा रखेगा और 80 करोड़ रुपए क्या दे देगा, लोन दे देगा, ताकि कोई भी अगर विड्रॉ करने बीच में आए तो उसको उसका पेमेंट टाइम से मिल जाए। तो कुछ परसेंटेज पैसा बैंक हमेशा अपने पास रखता है, बाकी पैसा क्या कर देता है, लोन में डिस्पर्स कर देता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है वो ध्यान से समझना। ये प्रोसेस भी एग्जाम में आती है और हो सकता है कि ये आपको इसका सेकंड वाला पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, और वो क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है, वो क्वेश्चन आपकी क्रेडिट मनी क्रिएशन के सिस्टम के ऊपर डिपेंड है।
रियल लाइफ में बैंक क्या करते हैं, जैसे आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए, ये फर्स्ट स्टेज है, आपने बैंक में कितने पैसे जमा कराए, 10,000 रुपए। बैंक 2,000 रुपए तो अपने पास CRR ऐसे ला रखेगा और लोन के लिए अवेलेबल कितने कर देगा, 8,000। और बड़े जो लोन्स होते हैं उसमें वो सारा पैसा एक साथ में विड्रॉ करने की परमिशन नहीं देता है, या फिर ट्रांजैक्शन कैश में करने की परमिशन नहीं देता, चेक में देता है। तो उस केस में वो लोन सैंक्शन तो कितना कर देगा, किसी परसेंट का, 8,000। सपोज वो सैंक्शन कितना किया उसने, 8,000। ये सेकेंड स्टेप है, इसमें उस पर्सन को अकाउंट में लोन को कितना क्रेडिट दिखा दिया, 8,000। और वो कैश विड्रॉल की लिमिट कम कर देगा, बाकी ट्रांसफर की कर देगा, या ये पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में देगा। तो वो अभी विड्रॉ करने की परमिशन कितनी देगा, केवल 1,600 रुपए। तो अभी भले उसके लोन अकाउंट में 8,000 जमा हो गए, पर उसको पैसा अगर 1,600 मिला है, तो कुछ पैसा 6,400 रुपए अभी भी उसके पास बैंक में कैश पड़ा है। बैंक ये पैसा उस फर्स्ट डिपॉजिटर होल्डर के अकाउंट में पड़ा है, क्रेडिट में दिख रहा है, लेकिन वो पैसा कैश में भी पड़ा है। इसी पैसे को बैंक आपस क्या करता है, दूसरे पर्सन को और लोन दे देता है। ये सब RBI की प्रोसेस के थ्रू होता है। अब 6,400 में से किसी को लोन दिया, हो सकता है आपने उसको 1,280 रुपए लोन दे दिया, तो बाकी वापस जो पैसा बचा है वो अकाउंट में इसके क्रेडिट में तो दिखेगा सेकंड डिपॉजिटर होल्डर में, पर वो पैसा जो बच रहा है 5,120 समथिंग या 5,220, 5,120, ये पैसा सेकंड डिपॉजिटर होल्डर के पास अकाउंट में क्रेडिट है, फर्स्ट के अकाउंट में भी क्रेडिट है, लेकिन ये पैसा कैश में पड़ा है। ये वापस वो अगले किसी डिपॉजिटर होल्डर को 5,120 में से कुछ पैसा क्या दे देगा, कैश रख देगा। सपोज 1,000 रुपीज रख दिया और बाकी 4,000 रुपीज वापस आगे प्रोसेस में चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस 1 बाय 1 ऐसे चलती रहती है, और ये लगभग एक पैसे को, एक ट्रांजेक्शन को 5-6 बार एंट्रीज में घुमा देते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ पैसा जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो अकाउंट में क्रेडिट में दिखता है, इसको बोला जाता है क्रेडिट मनी क्रिएशन। ये RBI के कंट्रोल में होता है। तो मनी आप केवल क्रिएट कर रहे हो बैंक अकाउंट्स में, कैश में वो एग्जिस्ट नहीं है, उसको क्रेडिट मनी क्रिएशन बोला जाता है। ये RBI बाय द डायरेक्शन ऑफ, ये कॉमर्शियल बैंक बाय द डायरेक्शन ऑफ RBI करते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस चलती है। अब ये प्रोसेस जब आगे चलेगी तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 50,000, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000, और ये वैल्यू हो जाएगी 40,000। ये स्टेप्स आगे से आगे स्टेप चलती रहती है। इसका मतलब जो 10,000 रुपए कैश था, उससे अकाउंट्स में टोटल 50,000 रुपए जनरेट हो गए, और 40,000 की एक्स्ट्रा मनी जो कैश में नहीं थी वो भी क्रेडिट में, अकाउंट्स में क्रेडिट एंट्री हो गई। तो ये तो टोटल वैल्यू, टोटल मनी हो गई। और ये 10,000 जो थी वो एक्चुअल मनी थी, और ये जो 40,000 रुपए है, ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट मनी। इसको क्या माना जाएगा, क्रेडिट मनी माना जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये सिस्टमेटिक हर बुक में लिखा होता है। इसका नाम है क्रेडिट मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। और एक फॉर्मूले से बताते हैं कि कितने टाइम्स हो जाएगा। वो नॉर्मली हर बुक में लिखते हैं 1 डिवाइड बाय CRR, दैट इज 1 डिवाइड बाय 20%, दैट इज 5 टाइम्स। तो अपने एग्जांपल में भी क्या हो रहा है, 10,000 रुपए 5 टाइम्स हो गए हैं, 50,000 रुपए तक वैल्यू में सर्कुलेशन में आ गए, अकाउंट में आ गए हैं। तो एक्सेस जो मनी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन बैंक में क्रेडिट में लोगों को दिखेगी, उसको क्या बोला जाएगा, क्रेडिट मनी। और यही टॉपिक आपका एग्जाम में पूछा जाता है कितनी बार, क्रेडिट मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। और ये मनी कितनी क्रेडिट बुक्स में दिखानी है बैंक के अकाउंट में, बैंक के केस में, और कितने इसको बढ़ाना है, कब कम करना है, ये RBI डिसाइड करता है। तो इस परसेंटेज को इंक्रीज डिक्रीज को कंट्रोल कौन करता है, RBI। ये मनी क्रिएट कौन करते हैं, कॉमर्शियल बैंक सारे। कंट्रोल कौन करता है, RBI। तो कब बढ़ाना है, कब कम करना है, इसको RBI जब डिसाइड करता है, तो कुछ उसके पास ऐसे टूल्स है जिसकी वजह से वो इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वो टूल्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। टॉपिक क्या है आपका, टूल्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। और ये टूल्स कौन कौन से होंगे, ये अपना लास्ट टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। टूल्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI। बेसिकली इनको दो कैटेगरी में डाला जाता है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसमें रेट डिसाइड होती है या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके बेस पे भी कंट्रोल किया जाता है इसको। और क्वालिटेटिव में मतलब केवल डायरेक्शन देके बैंक को अलग अलग तरीके से डायरेक्ट करके भी इस क्रेडिट मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो क्वांटिटेटिव चीजें होगी उसमें सारी रेट होती है, क्वांटिटेटिव चीजें जिसमें सारी रेट होती है, CRR को कम ज्यादा करके, SLR को कम ज्यादा करके, रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, इन सबको कम करके या बढ़ा के क्या किया जाएगा, आपकी क्रेडिट मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और हो सकता है ओपन मार्केट एक्टिविटीज। इन सब में क्या है कि आपकी चेंजेस करके इन टूल्स की मदद से क्रेडिट मनी को कंट्रोल किया जाता है। ये सारी कौन सी है, क्वांटिटेटिव। कैसे, सीआरआर अगर बढ़ा दिया, जैसे अभी सीआरआर 5% था सपोज, अब इसको करके बैंक ने 8%, आरबीआई ने 8% कर दिया। इसका मतलब बैंक अपने पास कैश ज्यादा रखेंगे, मतलब लोन कम देंगे और लोन की वैल्यू कम होगी, तो फिर क्रेडिट मनी भी मार्केट में कम सर्कुलेट होगी। अगर वो आरबीआई चाहती है हम इसको बढ़ाएं क्रेडिट मनी को, तो हो सकता है ये सीआरआर को 3% कर दी। तो अब पहले जहां 95% पैसा लोन के लिए जाता था, वो 97% जाएगा, तो ज्यादा क्रेडिट लोन अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो उससे क्रेडिट मनी भी ज्यादा जनरेट होगी। तो सीआरआर को कम ज्यादा करके, सेम लॉजिक आपका एसएलआर में लगेगा, एसएलआर को कम ज्यादा करके भी मनी की क्रेडिट मनी के को कंट्रोल किया जा सकता है। रेपो रेट क्या होता है, वह रेट जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। तो ये रेट अगर वो कम करेगा तो बैंक ज्यादा लोन लेंगे, और बैंक ज्यादा लोन लेंगे तो उसको वापस मार्केट में ज्यादा लोन देंगे, तो उससे भी क्रेडिट मनी कंट्रोल होगी। अगर ये रेट कम की जाती है तो बैंक ज्यादा लोन प्रेफर करते हैं, वो बैंक आरबीआई से, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से भी लोन ले सकते हैं। और अगर इस क्रेडिट को कंट्रोल को कम करना है, मतलब क्रेडिट मार्केट में जो है उसको कंट्रोल करना है, तो आरबीआई चाहे तो इस रेट को बढ़ा देगी, तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे, कम लोन होंगे तो मार्केट में मनी कम होगी, और मनी कम होगी तो लोन कम होंगे, और उससे क्रेडिट मनी भी कम होगी। सेम चीज रिवर्स रेपो रेट, अगर बैंकों के पास पैसा एक्सेस है तो आरबीआई भी लोन ले सकती है, आरबीआई लोन ले सकती है बैंक से। तो अगर उसको मार्केट में पैसा कम करना है तो वो ये रेट बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट। तो कॉमर्शियल बैंक मार्केट में पब्लिक को लोन देने से बेटर आरबीआई को लोन देना पसंद करेंगे। और अगर ये मार्केट में क्रेडिट बढ़ानी है तो ये रेट ज्यादा कर देगी, इससे कॉमर्शियल बैंक मतलब ये रेट कम कर देगी। तो कोई भी बैंक आरबीआई को लोन देने से बेटर ये लोन मार्केट में पब्लिक को देगा, और उस केस में ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, ज्यादा अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो उससे भी आपकी क्रेडिट मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। सेम मार्केट में पैसा ज्यादा है और उसको कम करना है, ज्यादा करना है, तो गवर्नमेंट की एसेट्स को सेल परचेज करके भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे सरकार चाहती है कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़े, तो मनी की सप्लाई बढ़ने के केस में वो परचेज कर सकती है कुछ गवर्नमेंट एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स। उस केस में एसेट्स कंपनी के बैंक गवर्नमेंट के पास आएगी, लेकिन फिर उसके बदले आरबीआई नए नोट इश्यू करेगी। उस केस में मार्केट में मनी ज्यादा सर्कुलेट होगी तो क्रेडिट बढ़ेगी। ऐसे अगर वो चाहती है कि मार्केट में जो क्रेडिट मनी वो कम हो, तो वो क्या कर सकती है, सेल ऑफ सिक्योरिटी कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उससे क्या होगा, पैसा जो मार्केट में सर्कुलेशन में चल रहा है वो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, और आरबीआई उस पैसे को होल्ड कर देगा, तो वो पैसा मार्केट से बाहर आ जाएगा। तो उस केस में मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी तो क्रेडिट लोन्स भी कम होंगे, और लोन अगर कम होंगे तो क्रेडिट मनी भी बैंक में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इफेक्टिव वेज है जिनकी वजह से अलग अलग टूल्स की तरह से क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई कर सकती है। इसमें सारी वैल्यू टर्म्स में होते हैं, कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जो इनके अलावा होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टेक्निक वो होती है जिसमें बैंक क्या, आरबीआई क्या करती है, बैंकों को जो कॉमर्शियल बैंक है उन सबको कोई ऑर्डर देके या फिर एडवाइस देके या उनसे कंसल्ट करके और डायरेक्शंस इशू करके और क्रेडिट मनी पे कंट्रोल करती है। तो वो एक एक्स्ट्रा आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। बेसिक ऑप्शंस तो मैंने लिखे हुए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट। इसके अलावा बैंक आरबीआई जब भी डायरेक्शन देके कंट्रोल करेगी तो वो आपकी कौन सी मेथड हो जाएगी, क्वालिटेटिव। इसमें भी दो चार मेथड हो सकती है, पर सबका मीनिंग एक ही होता है कि आरबीआई कंसल्ट करती है, एडवाइस देती है बैंक्स को और उनको डायरेक्शन देती है, जिसके बेस पे वो क्रेडिट मनी को कंट्रोल करती है। तो ये आपको दोनों टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिव भी, क्वालिटेटिव भी। और इसके अंदर आते हैं क्रेडिट मनी कंट्रोल बाय आरबीआई, उसके ये टूल्स है। और ये कौन सी क्रेडिट मनी है जो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं, वो जो हमने टेबल बना के देखी उसमें। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बैंकिंग वाले चैप्टर से आते हैं, बाकी सारे पॉइंट मनी से होंगे। क्या क्या चीज पढ़ी एक बार लास्ट रिवाइज। सबसे पहले हमने फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा डिमांड फॉर मनी 3 पर्पस, उसके बाद हमने पढ़ा सप्लाई फॉर मनी 4, M1, M2, M3, M4,
उसके बाद हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, वो 3-4 डेफिनेशन आपको याद रखनी है लिमिटेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था डिमोनेटाइजेशन के बारे में। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्रेडिट मनी क्रिएशन, जो कॉमर्शियल बैंक करते हैं वो आपका 1/CRR से कंट्रोल हो जाएगा। उस तरह से आप निकाल सकते हो और आप पूरी टेबल बना के भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में अल्टरनेटिव आता है लगभग। क्रेडिट मनी कंट्रोल के टूल्स, तो वो क्वालिटेटिव भी होंगे और क्वांटिटेटिव भी कुछ टूल्स, जिसमें डायरेक्शन देके आप मार्केट में आरबीआई जो है वो क्रेडिट मनी को कंट्रोल कर सकती है। क्वांटिटेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पांचों याद करने पड़ेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट एक्टिविटीज, और इसके अलावा जो सारे होंगे वो सारे आपके कौन से हो जाएंगे क्वालिटेटिव। थोड़ा सा इसको लॉजिक से सोचना पड़ेगा, कैसे मनी में सप्लाई मार्केट में बढ़ती है, और अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है तो लोन्स बढ़ेंगे और लोन से क्रेडिट मनी भी बढ़ेगी। वैसे मनी की सप्लाई मार्केट से कम होती है तो लोन कम होंगे और क्रेडिट मनी भी मार्केट बैंकों से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सब डायरेक्शन किसके अंडर में होता है, ये सब किसके कंट्रोल में होता है, आरबीआई के कंट्रोल में होता है। ये आपका सफिशिएंट पार्ट है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। और M1, M2, M3, M4 को अच्छे से कर लेना, और छोटे क्वेश्चन में वो पूछे जाते हैं। थैंक यू।